हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज इस इंडियन इकोनॉमी के सीरीज में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जनरेशन, जैसा हमारे सिलेबस में दिया गया है। ज्यादा विलंब न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वे नीतिगत परिवर्तन है जिन्हें सरकार अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, निवेश आकर्षित करने के लिए और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए इस्तेमाल करती है। आर्थिक सुधार कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरीकरण सुधार, यानी कि ये स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स होते हैं। समग्र अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें राजकोषीय घाटा कम करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, एक्सचेंज रेट को मैनेज करना और मौद्रिक नीति में सुधार करना, ये सब होते हैं स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ये लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी इकोनॉमी की बढ़ाने के लिए की जाती है। इसमें इंडस्ट्रियल की डी लाइसेंसिंग की जाती है, व्यापार का उदारीकरण यानी ट्रेड लिबरलाइज किया जाता है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए जाते हैं और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स किए जाते हैं। तीसरा है संस्थागत सुधार। इसका क्या उद्देश्य होता है? ये सुशासन एवं संस्थाओं को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य होता है। जैसे जीएसटी लागू करना, आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के माध्यम से, डिजिटल गवर्नेंस यानी डिजिटल शासन को बढ़ावा देना, न्यायिक सुधार करना। फिर फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स होते हैं। फैक्टर मार्केट में जो मार्केट में आपके लैंड लेबर कैपिटल होते हैं, जैसे भूमि, श्रम एवं पूंजी बाजार को अधिक कुशल बनाना, लेबर कोड को और ज्यादा लिबरल करके, भूमि अधिग्रहण सुधार करके, कृषि विपणन सुधार यानी एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स, एपीएमसी हो गए, फिर जेम पोर्टल हो गया, और बैंकिंग सुधार। बैंकिंग में कई सारे सुधार आए हैं। सबसे फेमस है उसमें नरसिम्हन कमेटी। टैक्स में सुधार किए जाते हैं, जैसे टैक्स को सिंप्लीफाई और उसको आधुनिक बनाना। जीएसटी इसी के लिए लागू किया गया। जीएसटी एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। डायरेक्ट टैक्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। सितंबर 2025 में इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस किए गए हैं, एक नया एक्ट आया है। और फेसलेस असेसमेंट, जैसे पहले हमें इनकम टैक्स पे करना है या फिर उसके लिए रजिस्टर करना है तो हमें उसके ऑफिस जाना होता था, उसके ऑफिस के चक्कर लगाना होता था। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तो ये फाइनेंशियल मार्केट और बैंकिंग को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जैसे बैंकिंग सुधार हो गए, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, आरबीआई सुधार या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। और सबसे आखिरी प्रकार होता है ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म, यानी परिवर्तनकारी सुधार। इसका क्या उद्देश्य होता है? अर्थव्यवस्था में व्यापक संरचनात्मक एवं तकनीकी परिवर्तन बनाना। जीएसटी क्या है? एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म भी है, वह एक टैक्स रिफॉर्म भी है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी है। नोटबंदी, डिजिटल इंडिया, यूपीआई और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये सब एक परिवर्तनकारी सुधार है। अब भारत में ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, एक बार में नहीं बल्कि समय समय पर इनको अलग अलग तरीके से अपनाया गया है। सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जो 1991 में सबसे पहला रिफॉर्म हुआ था, उसी को बोला जाता है प्रथम पीढ़ी के सुधार। तो इसमें एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को फोकस किया गया था। इंडस्ट्री को डी लाइसेंस किया गया, ट्रेड को लिबरलाइज किया गया, इंपोर्ट टैरिफ को घटाया गया, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ बदलाव लाए गए, एक्सचेंज रेट में भी बदलाव लाए गए, और पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, यानी सरकार अपनी जो स्टेक है उसको वो बेचने लगी। फिर दूसरा है आपका सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। ये 1990 से लेके वर्ष 2000 तक ये दौर चला। इसमें क्या था? संस्थागत सुधार व सुशासन को सुनिश्चित करना था इसका मुख्य उद्देश्य। इसमें मेजर क्या क्या चेंजेस किए गए? श्रम सुधार यानी लेबर रिफॉर्म्स, लेबर कोड जो होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स को चेंज किया गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स जैसे एपीएमसी, ये सब एक्ट आए, लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स आए, टैक्स रिफॉर्म आया, जीएसटी तैयार किया गया उस समय, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स हुए और गवर्नेंस यानी सुशासन में सुधार किए गए। तीसरा है आपका थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स। ये 2000 के बाद के सुधार है। तो इसमें फोकस किया गया समावेशी एवं सतत विकास। इसके लिए डिजिटल गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास इसके माध्यम से करवाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसके लिए जनधन योजना एक बहुत ही बड़ा टूल है, जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल, इसी को बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। और सबसे लास्ट में किया गया आपका फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स। तो ये हाल ही के वर्ष में है और इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स, परिवर्तनकारी सुधार। तो यह प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी ड्रिवन और संरचनात्मक परिवर्तन इसमें शामिल है। जीएसटी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म भी है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वर्ष 2016 में आया था। डिजिटल इंडिया मिशन, डीमोनेटाइजेशन, लेबर कोड को और लिबरल किया गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसे कुछ उपक्रम थे जिसके माध्यम से ये फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स किए गए। अब इनसे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के,
भारत के आर्थिक सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, भारत का सुधार कार्यक्रम शॉक थेरेपी की बजाय क्रमिक माना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, 1991 के सुधार पूरी तरह स्वैच्छिक थे, यानी कि वह वॉलंटरी थे और किसी संकट से संबंधित नहीं थे। तीसरा स्टेटमेंट, सुधार प्रक्रिया राजकोषीय और भुगतान संतुलन संकट के जवाब में शुरू की गई थी। और सबसे लास्ट है, भारत के सुधार मानवीय चेहरा वाले सुधार के नारे के साथ शुरू हुआ, यानी रिफॉर्म्स विथ ह्यूमन फेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है, बाकी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 गलत है। अब क्यों गलत है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये ग्रेजुअल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है, इंडिया में जो भी आर्थिक बदलाव किए गए हैं वह हमेशा क्रमिक सुधार ही रहा है। जैसे अभी हमने जनरेशन्स देखा, तो जनरेशन ये दर्शाता है कि वह ग्रेजुअल रिफॉर्म हुआ, धीरे धीरे हम लोग चेंजेस करते गए, एक बार में ही हम लोग कोई झटका के साथ चेंज नहीं किए थे। तो ग्रेजुअल रिफॉर्म वह रणनीति होती है जिसमें आर्थिक सुधारों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से समय के साथ लागू किया जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था, संस्थाएं, उद्योग और समाज धीरे धीरे नए परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को ढाल सके। अगर आप अपने आप पे लेके देखो, अचानक से कोई भी चेंज वो क्या करता है, रिबेल करता है, उसका विद्रोह करता है। इसीलिए धीरे धीरे चीजों को बदलाव किया जाता है, वो ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। तो भारत का सुधार कार्यक्रम शॉक थेरेपी नहीं था। शॉक थेरेपी कहने का मतलब अचानक से कोई चीज, जैसे नोटबंदी, वो एक तरीके का शॉक थेरेपी ही माना जाएगा। ये क्रमिक था क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों में चेंजेस करने थे। कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि सुधार संकट प्रेरित थे, यानी कि ये क्राइसिस ड्रिवन थे। जो हमारा 90s में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, तो वो एक तरीके का देश संकट से ग्रसित था, इसीलिए ये संकट प्रेरित था, स्वैच्छिक नहीं था, हमारी इच्छा से नहीं हुआ था। वो सुधार राजकोषीय और भुगतान संतुलन संकट के कारण हुआ था, इसीलिए कथन 3 सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने आर्थिक सुधार किस तिथि को किए थे, यानी कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, स्टार्ट तो हुआ था वो हमें पता है 1991 में, लेकिन किस डेट को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जुलाई 1991 को। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो एक तरफ कुछ टर्म दिए गए हैं और दूसरा तरफ उसके बारे में विवरण, हमें इन्हें मैच करके इस कूट के जरिए आंसर देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, यह एक तरीके का बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा होती है। हमारा मार्केट किस तरफ जाएगा, उसे हमें किस तरफ ले जाना है, लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है वह सुधार करने का कौन सा मार्ग हमने अपना रखा। प्राइवेट प्लेयर्स को हम लोग अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टनर बना रहे हैं। अगर आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ा होगा तो आपको याद होगा 1990 के पहले प्राइवेटाइजेशन जैसा कुछ नहीं था, प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ही लिमिटेड थे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मतलब कि ये सुधार का अंतिम लक्ष्य है। ये सब देखिए उसके बारे में विवरण है, क्या था वो तो हम लोग जानते हैं। और ग्रेजुअलिज्म यानी क्रमिकता, तो ये स्टेप बाय स्टेप शॉक थेरेपी के बिना चरणबद्ध सुधार था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सुधार प्रसंग में आईएमएफ की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल थी? तो जब हम लोग संकटग्रस्त थे 1990 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हमारे देश में एक सप्ताह का मात्र पैसा बचा था फॉरेन एक्सचेंज, जिसके माध्यम से हम लोग क्रूड ऑयल या फिर कोई भी चीज खरीद सकते थे। उस समय हमें किसी ने हेल्प नहीं किया, तो हम लोग आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ ने ये शर्त रखा कि हम लोग ठीक है हेल्प कर देंगे, आपको पैसा दे देंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशन रखे थे। उसी कंडीशन को यहाँ पूछा जा रहा। सबसे पहला स्टेटमेंट है, रुपये का 22% तक अवमूल्यन किया गया, यानी कि रुपीज को डिवैल्यूएट किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, आयात शुल्क इंपोर्ट टैरिफ को 130% से लेके 30% तक कम किया गया। ये सब शर्त रखे गए थे आईएमएफ की तरफ से, हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, सरकारी व्यय में हर वर्ष 10% की कटौती होगी, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हर साल 10% कम होते जाएगी। ये भी ग्रेजुअल डिक्रीज है। और सबसे लास्ट में, राजस्व हानि की भरपाई के लिए उत्पाद शुल्क घटाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 गलत है। देखिए, राजस्व की हानि हो रही थी तो उसकी भरपाई के लिए हमें एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाना था, ना कि घटाना था। और ये सब बातें सही हैं। आईएमएफ ने ये कंडीशन रखे थे कि आपको अपने रुपीस को 22% से डिवैल्यूएट करना होगा। इंपोर्ट टैरिफ को पहले 130% लग रहा था, अब आपको 30% करना होगा, और सरकारी खर्च को 10% से कम करना होगा। यह रीजन इसलिए उन्होंने दिया था, यह कंडीशन इसलिए रखा था क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। लेकिन सरकार अगर खर्च करना कम कर देती है तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्पेस बनता है। अब अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। भारत के सुधारों की आलोचना एंटी पुअर
और प्रो रिच होने के रूप में की गई है। ये जो सुधार हुए हैं उसकी कुछ आलोचना भी की गई है। क्या आलोचना थी कि वह एंटी पुअर है यानी कि गरीब के विरुद्ध है, और प्रो रिच है यानी कि जो अमीर हैं सिर्फ उनके लिए ही यह रिफॉर्म्स है। उसका रीजन दिया गया है संरचनात्मक सुधार उत्पादन तो बढ़ा देते थे, लेकिन आय वितरण के लाभ जनता तक देर से पहुंचते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। असर्शन भी सही है और इसका दिया हुआ रीजन भी सही है। तो सुधारों की आलोचना प्रायः यह की जाती थी कि यह प्रो रिच है। प्रो रिच होने का मतलब कि लाभ जो है तुरंत आम जनता के पास नहीं पहुंचती थी, बल्कि जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हीं के पास पहुंचती थी। और संरचनात्मक सुधार स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं लॉन्ग टर्म। देखिए, हमने स्टार्टिंग में देखा था एक होता है स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल मेजर। तो स्टेबलाइजेशन मतलब होता है स्थिरीकरण करना। सपोज करिए आपके घर में इलेक्ट्रिक शॉक के कारण आग लगी है, छोटा मोटा ही आग है, तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले उस आग को बुझाइएगा या फिर आप इलेक्ट्रीशियन को बुला के उसी वक्त वायरिंग करवाइएगा? आपको करवाना दोनों चीज है, लेकिन सबसे पहले उस आग पे आप काबू पाइएगा। उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, यानी कि आपने आग को स्थिर कर दिया। और उसके बाद उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आप करेंगे। क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे? आप वायरिंग को चेंज करवाएंगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो सके। तो ये डिफरेंस होता है स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल में। देश में भी कुछ इसी प्रकार का होता है। अगर किसी तरीके का उथल पुथल हो रहा है तो पहले उसको नियंत्रित किया जाता है, उसको स्थिर किया जाता है, उसके बाद फ्यूचर में ऐसा ना हो इसीलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उदारीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी लिबरलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह आर्थिक नीति में बाजार उन्मुखता बढ़ाने को दर्शाता है, यानी कि ये दर्शाता है मार्केट ओरिएंटेशन को इकोनॉमिक पॉलिसी में। दूसरा है इसका अर्थ, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाना। राज्य यहाँ कहने का मतलब सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। तीसरा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है? यह नियोजित या आदेश आधारित अर्थव्यवस्था, जिसको कमांड इकोनॉमी बोला जाता है, उसके ये सापेक्ष महत्व को घटाता है। और सबसे लास्ट में यह ई लिबरलाइजेशन के समान है। ई लिबरलाइजेशन मतलब, लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, और ई लिबरलाइजेशन जस्ट उसका उल्टा हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आप मार्केट इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको ज्यादा स्पेस दे रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी कहने का मतलब कि प्राइवेट प्लेयर्स को आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं और अपना रोल घटा रहे हैं, यानी कि सरकार का रोल उसमें घट रहा है। स्टेटमेंट 3 यही बोल रहा है कि प्लान्ड या फिर कमांड इकोनॉमी क्या होता है? जहां सरकार सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल करती है। तो स्टेटमेंट 3 में यही बोला जा रहा है कि उसके महत्व को घटाता है। सरकार सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह होती है, रेगुलेटर की तरह नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम पीढ़ी के सुधारों के तहत फेरा की जगह कौन सा अधिनियम आया था? फर्स्ट जनरेशन में फेरा को रिप्लेस किया गया था, किसके साथ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेमा। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। फेरा जो 1973 में आया था उसको रिप्लेस कर दिया गया था फेमा, जो 1999 में बना, और यह लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ था? 1 जून वर्ष 2000। अब फेरा और फेमा में क्या अंतर होता है, आइए उसको समझते हैं। फेरा ये 1973 में आया था, एक तरीके का अधिनियम है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के सीमित विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना तथा विदेशी मुद्रा लेन देन पर कड़ा नियंत्रण करना। इसका फुल फॉर्म है, उसी से आपको मीनिंग समझ में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज थे, जो बाहर से हमारे देश में डॉलर आ रहे हैं या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी आ रही है, तो उस पर हमें कंट्रोल करना था। अभी के समय जैसा नहीं, अभी तो फेमा लागू है। उस समय था कि पूरा नियंत्रण था। इंपोर्ट पे बैन लगाया गया, इंपोर्ट पे बैन नहीं बल्कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। एक सर्टन लिमिट तक ही आप कोई चीज को मंगवा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आ नहीं रही थी, क्योंकि ये देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले की बात है। हमारा इकोनॉमी ग्लोबलाइज नहीं हुआ था, हम लोग इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे कि हमारा पॉपुलेशन के लिए वो सेल्फ सफिशिएंट हो। तो हम लोग बाहर कहाँ से भेजेंगे? हम लोग ज़्यादातर इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट थे, बाहर से ही चीज़ों को मंगवा रहे थे। उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए पेरा को लाया गया था। तो यह विदेशी मुद्रा पर कड़ा नियंत्रण था। अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो उसको क्रिमिनल माना जाता था, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, और बहुत सारे लेन देन के लिए आरबीआई की अनुमति आवश्यक थी। लेकिन अभी ऐसा कोई भी अनुमति आपको नहीं चाहिए। और ये नियंत्रण आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, मतलब कि ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी को दर्शाता है। लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया था वर्ष 1999 में फेमा से। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको अब हम लोग रेगुलेट नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका प्रबंधन कर रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या था? विदेशी व्यापार एवं भुगतान को सुगम बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना था। कैसे? तो ये नियंत्रण के बजाय प्रबंधन पर जोर दिया इसने।
उल्लंघन सिविल अपराध माने जाते थे, इसको सिविल ऑफेंस माना जाता था, ना कि क्रिमिनल ऑफेंस। अभी भी कुछ है रेगुलेशंस, लेकिन वो इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि वो आप क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा वो। विदेशी मुद्रा लेन देन को उदार बनाया गया, थोड़ा सा लिबरल किया गया इसके तहत, फेमा के तहत, और यह उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के अनुरूप था। मतलब कि यह एलपीजी को सपोर्ट करने के लिए लाया गया था फेमा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सेकेंड जनरेशन जो रिफॉर्म हुए थे उससे रिलेटेड कुछ कथन दिए गए। इसमें कारक बाजार सुधारों पर जोर है, यानी कि फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स पे इस पे फोकस किया गया था। दूसरा, इनमें प्रशासित मूल्य तंत्र को समाप्त कर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म को इसमें खत्म कर दिया गया था। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसमें विधि क्षेत्र यानी लीगल सेक्टर और सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार शामिल है। और स्टेटमेंट 4, यह केवल कर सुधारों तक सीमित था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। स्टेटमेंट 4 गलत है। अब स्टेटमेंट 4 कैसे गलत है, आइए इसे समझते हैं। स्टेटमेंट 1 में बोला गया था फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स किए गए थे। फैक्टर मार्केट में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लैंड, लेबर और कैपिटल जैसे कारक बाजारों में सुधार करना था सेकेंड जनरेशन का उद्देश्य, ताकि अर्थव्यवस्था अधिक कुशल हो सके, मोर स्किल्ड हो सके, कॉम्पिटिटिव हो सके और इन्वेस्टर फ्रेंडली बन सके। दूसरा स्टेटमेंट में एपीएम को खत्म कर दिया गया था, यानी एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म को खत्म कर दिया गया था, और क्या लाया गया था, मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म का मतलब सरकार ही ये बोलती थी कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इतना से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्या होता था, इससे प्राइवेट प्लेयर्स डिस्करेज होते थे। लेकिन मार्केट डिटरमाइंड फोर्सेस क्या है, कि अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिक रही है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, जो आज के समय में होती है, तो उसकी प्राइस ऑलरेडी हाई होगी, और उसकी डिमांड नहीं है तो ऑलरेडी उसकी प्राइस कम रहेगी। इसी को बोला जाता है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। तो यह एक तरीके का बदलाव लाया गया था सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, संस्थागत और गवर्नेंस रिफॉर्म्स किए गए थे, लीगल रिफॉर्म्स किए गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रेगुलेटर्स को मजबूत किया गया था। जो रेगुलेटर्स हैं, सेबी हो गया, आईआरडीए हो गया, ये सब क्या है, रेगुलेटर्स हैं, तो उनको और मजबूत किया गया। गवर्नेंस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सुधार शामिल किए गए। स्टेटमेंट 4 इसलिए गलत है क्योंकि बोला गया है स्टेटमेंट में कि ये सिर्फ कर सुधारों तक सीमित था। ये सिर्फ कर सुधारों तक नहीं, बल्कि कई सारे चीज इसमें सुधार किए गए थे। जैसे इसमें श्रम, भूमि, बैंकिंग, न्यायपालिका, प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन सहित अनेक क्षेत्रों में सुधार शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योजना मॉडल से सही रूप से जुड़े हैं, यानी प्लानिंग मॉडल जो हमने चैप्टर 2 में देखा था, अलग अलग टाइप के प्लानिंग मॉडल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना कौन सा सही है। प्लानिंग मॉडल के बारे में क्या बोला गया है, सबसे पहला स्टेटमेंट, इसमें राज्य को प्रमुख भूमिका दी गई है। दूसरा, इसमें लैसेस फेयर और निजी पूंजी के प्रभुत्व को बढ़ावा दिया गया। तीसरा, यह अनेक विकासशील देशों में समाजवाद और संरक्षणवाद से जुड़ा था। और सबसे लास्ट में यह नीतिगत रूप से आयात प्रतिस्थापन पर आधारित था, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर यह बेस्ड था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है और स्टेटमेंट 4 सही है। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए, योजना मॉडल बेसिकली क्या होता है, जो भी प्लान या फिर कमांड इकोनॉमी होता है उसमें स्टेट का ही यानी सरकार का ही रोल सबसे ज्यादा होता है। उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज्यादा रोल नहीं दिया जाता, सारे रिसोर्सेज पे सरकार ही का कब्जा होता है। लेकिन स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ लिखा गया है इट इनकरेज लैसेस फेयर। लैसेस फेयर होता है मार्केट इकोनॉमी में, जहां पे सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, लेकिन ये तो उसके एकदम विपरीत हो रहा है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें। मैक्रो आर्थिक स्थिरीकरण उपायों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोगों ने स्टेबलाइजेशन मेजर के बारे में पढ़ लिया, अब यहाँ उसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये समग्र मांग बढ़ाता है। हमें अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। स्थिरीकरण से तात्पर्य है फिस्कल या फिर मॉनेटरी तथा विनिमय दर एक्सचेंज रेट नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने से है, ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे, यानी कि महंगाई कंट्रोल में रहे, रोजगार बढ़े, आर्थिक विकास सतत हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लेकिन वो सतत रूप से हो। सतत कहने का मतलब कि टिकाऊ हो, और बाह्य संतुलन यानी एक्सटर्नल बैलेंस बना रहे, ताकि आर्थिक संकट से बचा जा सके। ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिरीकरण उपायों का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये असर्शन रीजन बेस्ड है, आइए देखते हैं इसे। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के लिए अधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स जब लागू किए गए थे, तो यहाँ असर्शन में ये बोला जा रहा है कि उस समय अधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, और उसका रीजन दिया हुआ है, ये कारक बाजार, सब्सिडी, लीगल रिफॉर्म्स, सार्वजनिक संस्थानों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े थे। ये सेकंड जनरेशन के रिफॉर्म्स।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी असर्शन भी सही है और उसका दिया हुआ रीजन भी सही है। जो सेकेंड जनरेशन के रिफॉर्म्स थे उसमें क्यों अधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए थी? क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मैटर्स में उसमें बदलाव करने थे, जैसे सब्सिडी हो गया, फैक्टर मार्केट, लैंड लेबर कैपिटल, लीगल रिफॉर्म्स और संस्थान यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ये सब संवेदनशील क्षेत्र होते हैं और उसमें बदलाव करने थे ये सेकेंड जनरेशन के रिफॉर्म्स में। इसीलिए अधिक पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है। तो एक तरफ दिया हुआ है कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ संस्थाएं और दूसरी तरफ उसका रोल दिया हुआ है। हमें मैच करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? तो यह वैश्विक आर्थिक एकीकरण यानी ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इसका उद्देश्य है, इसका रोल है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये क्या करती है? शर्तों के साथ संकट सहायता करती है। जैसे इंडिया में हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में हुआ था, तो IMF ने ही कुछ कंडीशंस रखे थे और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी कंडक्ट कर रखा है। FRBM एक्ट यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो ये क्या काम करती है? एक तरीके का राजकोषीय अनुशासन। तो इस FRBM एक्ट के तहत दो लक्ष्य रखे गए थे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट GDP के 3% तक होना चाहिए और हम लोग कितना बोरो कर सकते हैं ओवरऑल, सेंटर और स्टेट दोनों मिला के, GDP का 60% तक। फिर फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ये है फॉरेन एक्सचेंज को लिबरलाइज करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सुधार दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि ये जो रिफॉर्म अप्रोच है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारत की सुधार प्रक्रिया मुख्यतः क्रमिक है। दूसरा स्टेटमेंट, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में स्टॉप एंड गो दृष्टिकोण अपनाया गया है। तीसरा, भारत की गठबंधन राजनीति ने अचानक वैचारिक बदलावों को रोका, यानी कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को रोका। और ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण ने हमेशा तेज सुधारों को अस्वीकार किया है। यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण ने हमेशा तेज सुधारों को अस्वीकार किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, स्टेटमेंट 4 गलत है। अब ये क्यों गलत है आइए देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोला जा रहा है कि जो भारत का रिफॉर्म अप्रोच था वह इंक्रीमेंटल था। इंक्रीमेंटल का दूसरा नाम होता है ग्रेजुअल रिफॉर्म, यानी कि क्रमिक था। तो हमने देखा अभी कुछ जनरेशन्स में ये रिफॉर्म्स किए गए थे, टोटल 4 जनरेशन है उसमें रिफॉर्म किए गए थे। यूजुअली हमें 3 ही पढ़ना है, चौथा एक एड ऑन है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि ये ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश में स्टॉप एंड गो कुछ अपनाए गए थे रिफॉर्म अप्रोच। स्टॉप एंड गो जो रिफॉर्म अप्रोच होते हैं वो इनकंसिस्टेंट रिफॉर्म होते हैं, मतलब बिना तालमेल के। तो ये कभी सुधार में तेजी लाया जाता है, मतलब सुधार को तेजी से लागू किया जाता है, और कभी उसे रोक दिया जाता है। तो ये स्टॉप एंड गो जैसा ये वर्ड का मतलब है, ठीक उसी तरीके का रिफॉर्म भी रहता है। एक बार रुको, फिर उसके बाद सुधार अप्रोच लगाओ, फिर रुक जाओ, वैसा हमारे देश में नहीं लागू किया गया। तीसरा, कोalition पॉलिटिक्स यानी कि गठबंधन राजनीति की सहमति होनी चाहिए इस ग्रेजुअल रिफॉर्म के लिए। यह ऐसा क्यों है? क्योंकि विभिन्न दलों की सहमति आवश्यक है भारत की गठबंधन राजनीति में। इसीलिए अचानक बड़े वैचारिक परिवर्तन कम हुए और धीरे धीरे सुधार लागू किए गए थे। स्टेटमेंट 4 गलत क्यों है? क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण ने हमेशा तेज सुधारों का विरोध नहीं किया। इसने किया है लेकिन हमेशा नहीं किया है। कई वर्षों में इसने श्रम, भूमि, बैंकिंग, कृषि और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में तेज एवं व्यापक सुधारों की सिफारिश की है इकोनॉमिक सर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरकारी सुधार का उदाहरण है, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म का यह उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। ये परिवर्तनकारी सुधार वे व्यापक, गहरे और संरचनात्मक सुधार हैं जो अर्थव्यवस्था, शासन या संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन लाते हैं। इनका उद्देश्य केवल छोटे सुधार करना नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था को बदल देना है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म है, यानी परिवर्तनकारी सुधार है। अब ये डीमोनेटाइजेशन को परिवर्तनकारी सुधार क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके लागू होने के बाद कुछ मेजर चेंजेस आए थे, कुछ मेजर बदलाव आए थे। वह कौन कौन से बदलाव थे? सबसे पहला, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। जैसे नोटबंदी के बाद UPI, मोबाइल वॉलेट और इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान को तेजी से बढ़ावा मिला। दूसरा, अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण हुआ, यानी फॉर्मलाइजेशन हुआ। जैसे कैश बेस्ड रिलेटेड बिजनेस होते थे, नगद आधारित कई व्यवसाय होते थे, अब वह औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदल गए। कैसे बदल गए? तो अगर कैश बेस्ड हो रहा है तब तो वो इनफॉर्मल है, किसी को नहीं पता चल रहा है कि कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। लेकिन अब जब आप बैंक के माध्यम से कर रहे हैं तो बैंक में सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और जब आप सरकार की नज़र में हैं तब आप टैक्स दायरे में भी आ जाइएगा। तीसरा है, इसके कारण टैक्स बेस का विस्तार हुआ।
बड़ी मात्रा में कैश बैंकिंग प्रणाली में आने से कर विभाग को अघोषित आय यानी कि पहले जो इनकम को नहीं डिक्लेयर किया जाता था या फिर छुपाया जाता था उसकी अब पहचान हो गई और टैक्स बेस बढ़ा। अगला कौन से बदलाव आए? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। तो वित्तीय समावेशन क्या होता है? बैंकिंग प्रणाली का उपयोग, बैंक खातों और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग हुआ और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रधानमंत्री जनधन योजना। और सबसे लास्ट में बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ी। लिक्विडिटी कहने का मतलब बैंक के पास पैसा आया, तो बैंक में जमा राशि बढ़ने से लिक्विडिटी बढ़ी और बैंक के पास जब लिक्विडिटी आती है यानी मनी आता है तब वह ऋण देने की क्षमता में उसमें सुधार हो ही जाता। अगर आप बैंक में पैसा जमा करिएगा नहीं तो बैंक आपको लोन देगी कहाँ से? वह आरबीआई से बात बात पे थोड़ी लोन लेगी। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा सही है इसमें। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध सीमा पार आवागमन से है। इसमें पूंजी और श्रम बल की मुक्त आवाजाही शामिल है यानी कि फ्री मूवमेंट होता है कैपिटल और लेबर फोर्स का। इसके आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों निहितार्थ हैं यानी इसमें ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों इम्प्लीकेशन होते हैं। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है यह हमेशा बिना किसी अपवाद के राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत करता है यानी नेशनल सोवरेनिटी को यह स्ट्रेंथन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, स्टेटमेंट 4 गलत है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता क्या है? वैश्वीकरण में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम का सीमा पार आवागमन शामिल है यानी इंडिया और इंडिया के बाहर कोई भी देश है उनमें ये सब चीज फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों इम्प्लीकेशन है। तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन तो होते ही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे और अगर किसी फ्रेंडली नेशन है तो उनसे हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। और स्टेटमेंट 4 क्यों गलत है? क्योंकि हमेशा संप्रभुता मजबूत करता है जैसा कथन गलत इसलिए है क्योंकि वो हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्री कहने का मतलब कि हम लोग अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, हम लोग किसी एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे जब ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, आपको चीज़ों को अपने देश के बाहर भेजना है या फिर वहाँ से मंगवाना है तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी जैसी कुछ चीज़ आती हैं जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये हम एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं, हम लोग ऐसे ही इम्पोर्ट ड्यूटी घटा बढ़ा नहीं सकते। अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो तुरंत WTO उसमें बीच में आएगी और हमें अवरोध उत्पन्न करेगी। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। थर्ड जनरेशन के सुधार समावेशी विकास से जुड़े हैं यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़ा हुआ है थर्ड जनरेशन का रिफॉर्म्स। और उसका रीजन दिया हुआ है सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास को PRIs के माध्यम से जमीनी स्तर तक पहुंचाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। देखिए थर्ड जनरेशन के जो रिफॉर्म्स थे उनका संबंध PRIs यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से विकास लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने से है यानी कि हमें डेवलपमेंट करना है लेकिन उनको ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना है। तो थर्ड जनरेशन के रिफॉर्म्स इसीलिए लागू किए गए थे और यही समावेशी विकास का तर्क भी है यानी इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ही होता है सभी को हमें विकास करना है, किसी एक वर्ग को लेके नहीं बल्कि सबसे निचले वर्ग को भी हमें शामिल करना है इस विकास के चरण में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सुधार घटक को सही उदाहरण से मिलाइए। इस तरफ सुधार घटक दिए हुए हैं यानी रिफॉर्म कंपोनेंट दिए गए हैं और इस तरफ उनका उदाहरण दिया हुआ है, हमें सही मैच करके इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म का क्या उदाहरण होगा? तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में फेरा की जगह फेमा आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया वर्ष 2000 में। टैक्स रिफॉर्म के क्या उदाहरण है? तो टैक्स रिफॉर्म को सिंप्लीफाई किया गया और कर चोरी रोकना इसमें शामिल है। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म किए गए थे सार्वजनिक क्षेत्र सुधार में? तो विनिवेश और कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया यानी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का। और सबसे लास्ट में कौन कौन से लीगल सेक्टर रिफॉर्म किए गए? तो IPC में बदलाव किए गए। हालांकि अभी तो BNS आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, लेकिन उस समय IPC में बदलाव किए गए थे, CRPC में चेंजेस किए गए थे, लेबर और कंपनी लॉज में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए जो हम लोग जान सकते हैं। कंपनी लॉ 2013 से अब चीजें संचालित होती है, पहले कंपनी लॉ 1956 चलता था। अभी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक तरफ यहाँ जनरेशन दिया हुआ रिफॉर्म्स का और दूसरी तरफ फोकस पॉइंट यानी कि हर जनरेशन में कौन कौन से पॉइंट्स को फोकस किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या रिफॉर्म किए गए थे? प्राइवेट, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल और टैक्स सेक्टर में रिफॉर्म किए गए थे। सेकेंड जनरेशन में APM यानी एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, लीगल रिफॉर्म किए गए, क्रिटिकल एरियाज, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सुधार किए गए थे। थर्ड जनरेशन
तो ये PRIs और ग्रास रूट इंक्लूजन यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जमीनी समावेशन को फोकस किया गया। और फोर्थ जनरेशन जो रिफॉर्म था यह IT इनेबल्ड इंडिया, यानी कि इंडिया में IT को ज़्यादा इनेबल करना था, जैसे भारत नेट वगैरह ये सब चीज़ जो है, चाहे वो UPI रहे, ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया था। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर के इंडियन इकोनॉमी से जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चैप्टर। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।